हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल वीकेआर स्टडी विद विक्रम पर। कुछ देर से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैं थोड़ा सा कहीं बाहर चला गया था, आउटडोर में चला गया था, घूमने मथुरा चला गया था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाए थे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मौर्य काल को पढ़ा था। मौर्य काल को हम लोगों ने प्रशासन पढ़ चुके थे, एकदम मेरे हिसाब से खत्म हो चुका था। प्रशासन पढ़े थे, साम्राज्य को पढ़ा था, फिर इकोनॉमी पढ़ी थी, धर्म पढ़ा था और उसमें व्यापारिक बंदरगाहों के बारे में पढ़ा था। आखिरी टॉपिक चला था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर इस लेक्चर को देखना है तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में है, जाके देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल यानी मौर्य काल की आप उसके पतन के बाद जो काल स्टार्ट हुआ, एक तरीके से मौर्योत्तर काल है। ठीक है, एक तरीके से आप ये देखें तो एक सेंट्रलाइज पावर नहीं थी। जैसे कि मौर्योत्तर काल क्या था, सेंट्रल पावर था, मतलब कि केंद्रीय सत्ता थी, मतलब एक ही जगह से भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों में वो अपना शासन करते थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे पतन कैसे हुआ, वीक सक्सेसर, जितने भी कमजोर उत्तराधिकारी आए मौर्य काल में, ये था। और भी बहुत सारे फैक्टर थे। लेक्चर को, पुराने लेक्चर को देख लीजिएगा जाके, तो चीजें समझ में आएगी। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के बाद कौन सा काल है, मतलब कौन से एक तरीके से राजवंश आया, शुंग वंश। शुंग वंश को एक तरीके से उसको ब्राह्मण वंश भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मौर्य काल में जो सबसे आखिरी राजा हैं जो मौर्य साम्राज्य के, वो बृहदत्त थे। उनके एक तरीके से दरबारी मंत्री थे। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। ये एक तरीके से ब्राह्मण वंश है, मतलब कि एक तरीके से ब्राह्मण वर्चस्व को पुनः स्थापित किया। ठीक है, इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार को रोकने की कोशिश की और एक तरीके से अशोक द्वारा जो 84,000 स्तूप बनवाए गए थे, उसमें से कुछ प्रमुख स्तूपों को तोड़वाया। उनमें से भी अगर कुछ एग्जाम्पल लिया जाए तो सांची को स्तूप को उन्होंने धूमिल करवाया था। लेकिन इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, जिन पे कविता एक तरीके से नॉवेल भी लिखी गई है कालिदास द्वारा, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, उनके पुत्र और एक उनकी प्रेमिका पे ये चीज नॉवेल बेस्ड है। ठीक है, उनके पुत्र एक तरीके से सहिष्णु शासक थे, जिन्होंने सांची के स्तूप को एक तरीके से मरम्मत करवाया। कभी आप एमपी जाएंगे, सांची के स्तूप देखेंगे तो उसके बाहरी आउटडोर में आप देखेंगे एक तरीके से दीवार है, दीवार की तरफ से एक तरीके से घिरा हुआ है, वो एक तरीके से इनके पुत्र द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, और बाहर एक तोरण टाइप का कुछ बनवाया गया, वो भी आप जब विजिट करेंगे तो वहां उन चीजों को देखेंगे। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आइए एक एक करके पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, क्या चीजें हैं। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक थे। ठीक, प्रारंभ में ये बृहदत्त के मंत्री थे। मैंने बताया कि एक तरीके से बृहदत्त जो कि एक तरीके से मौर्य वंश के आखिरी शासक थे। बृहदत्त, उनकी हत्या करने के पश्चात एक तरीके से इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। उनके ये दरबारी मंत्री थे। अब देखिए ये चीजें स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उत्तराधिकारी की लड़ाई में एक तरीके से दूसरे राजवंश हमला कर उसको एक तरीके से नेशो नाबूद या मिटाकर अपने राजवंश की स्थापना करेंगे। अब धीरे धीरे आप गुप्ता काल की तरफ बढ़ेंगे या मिडवाल हिस्ट्री की तरफ जब बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको एक तरीके से अराजकता देखने को मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि मध्यकाल को अंधकार युग भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मण धर्म की पुनः स्थापना करने की कोशिश की। ठीक, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इन्होंने बौद्ध धर्म का विरोध किया। ठीक है, आप एक तरीके से मौर्य एम्पायर तक आप देखेंगे कि बौद्ध धर्म खूब फला फूला। एक तरीके से अशोक ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों को प्रमोट किया। एक तरीके से भारत ने एक तरीके से किसी को रोका नहीं उनके प्रचार के। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जब आए तो बौद्ध धर्म के प्रचार को उन्होंने रोका, विरोध किया उसका, और ब्राह्मण धर्म को आगे की तरफ प्रोत्साहित किया। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में किया। ठीक, हालांकि ये सही नहीं था। इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक तरीके से सहिष्णु होना ही बहुत, क्योंकि हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। क्यों? हर आप कदम पे देखेंगे तो भाषाएं बदलती हैं, लोग बदलते हैं, कल्चर बदल जाता है, ज्योग्राफी बदल जाती है, जिसके कारण कि आप देखेंगे डाइवर्सिटी भरा देश हमारा। ठीक है, विविधता वाला देश है। इसीलिए एक तरीके से सबको संपूर्ण सम्मान देना चाहिए। एक तरीके से समानता का अधिकार हमारे संविधान में भी एक तरीके से लिखा हुआ है, समानता का अधिकार, और एक तरीके से संभाव नजरिए से सबको देखना चाहिए। ठीक है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ में इनके पुरोहित थे पतंजलि। पतंजलि के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। ठीक है, पतंजलि, योग पतंजलि जिसको बोलते हैं, योग के जनक भी बोलते हैं। पतंजलि ने 2 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से? योग सूत्र और महाभाष्य। ये यूपीएससी और यूपीपीसी दोनों में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। ठीक है, किताबें बहुत पूछती है। मैं 2 कॉलम करके योग सूत्र और महाभाष्य, ये चीज आप लोग इंपॉर्टेंट करके नोट करिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ। ठीक है, अपने शासन काल में चेदी राजवंश के राजा खारवेल पर आक्रमण किया। आप देखेंगे मौर्य एम्पायर के एक तरीके से डिक्लाइन फेज के बाद 4 वंश प्रमुख हमने को देखने को मिलता है। कौन कौन से? शुंग वंश मिलते हैं, चेदी मिलेंगे, कौरव वंश मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ विदेशी आक्रमण मिलेंगे। कौन कौन से? आप देखेंगे हिंदी, यूनानी और पल्लव, कुषाण, 4 विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलते हैं। उनको क्रम अनुसार पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने शुंग वंश को पढ़ रहा है।
अपने शासन काल में चेदी राजवंश के राजा खारवेल पर आक्रमण किया। कहां पे? उड़ीसा में। ठीक है। दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाए। ठीक। मृत्यु के पश्चात अग्निमित्र गद्दी पर बैठा। अग्निमित्र कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, जिनके ऊपर एक नोबेल भेजे कालिदास द्वारा, मालविका अग्निमित्र। ठीक है। अग्निमित्र सहिष्णु शासक थे। सहिष्णु इन द सेंस एक तरीके से वो कट्टर नहीं थे, मतलब कि हर धर्म को एक तरीके से संभाव नजरिए से देखते थे, सबको एक तरीके से इन्होंने बौद्ध धर्म की स्तूप, जो सांची का स्तूप, उसकी मरम्मत कराई थी। इससे ये एक तरीके से मैसेज और ये पता चलता है कि वो सहिष्णु शासक थे, जीरो टॉलरेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है। कालिदास के मालिका अग्निमित्रम में अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है, बहुत ही फेमस नॉवेल है ये। ठीक है। कालिदास द्वारा लिखी हुई है। अग्निमित्र ने सांची स्तूप की मरम्मत करवाई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है। वनडे एग्जाम या किसी भी, ये सांची स्तूप की मरम्मत किसने करवाई थी? जैसे कि एक तरीके से आप लोगों ने सुदर्शन झील के बारे में पढ़ा होगा कि उसकी मरम्मत किसने करवाई थी। ठीक है। गिरनार पर्वत पे, जो वो क्वेश्चन एक बार बीपीएससी में पूछा हुआ है। इसलिए इन चीजों, छोटी छोटी चीजों पर आप लोग ध्यान दिया करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से। ठीक है। भागभद्र शुंग वंश के अन्य शासक थे। यह एक धार्मिक शासक थे। ठीक है। रिलीजियस रूलर थे एक तरीके से। भागभद्र के शासन काल में एक प्रसिद्ध ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस भारत आया। आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलियोडोरस स्तंभ के बारे में, जिन्होंने बेसनगर स्तंभ की स्थापना की विदिशा में। ठीक है। जिसको गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्तंभ में पहला प्रमाण हमें भागवत धर्म के उदय का मिलता है। भागवत धर्म। ठीक। भागवत धर्म को सनातन धर्म को ही बोल रहे हैं। हेलियोडोरस भारत आया। ठीक है। हेलियोडोरस ने बेसनगर नामक अभिलेख विदिशा में स्थापित करवाए। इस स्तंभ को एक तरीके से गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। इन चीजों को नोट करिएगा आप लोग। इसमें पहला प्रमाण मिलता है भागवत धर्म के उदय का। ठीक है। अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। ठीक है। इनके पश्चात इनकी हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना होती है। इन चीजों को नोट करें, उसके बाद मैं उन चीजों को बताता हूं। तो चलिए कर्ण वंश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। कर्ण वंश, वासुदेव ने देवभूति की हत्या कर कर्ण वंश की स्थापना की थी। छोटे छोटे राजवंश है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, इसलिए छोटे में इन चीजों को नोट करते हुए और इसको लर्न, ऐसा देखिए नोट्स बनाइए तो उसको लर्न करते चलिए, क्योंकि एक तरीके से रामायण तैयार करने से, उसे रख देने से तैयार नहीं होता है। किसी भी एग्जाम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो नोट्स के साथ उसको वीकली रिवाइज करें। वीकली रिवाइज करने के बाद उसको मंथली रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आप उन लड़कों से बहुत आगे होंगे जो लड़के बस लिख के छोड़ देते हैं एग्जाम में। ये जब कोई एग्जाम आएगा तो प्रेशर नहीं बनता उस समय। ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग नोट करिएगा। मैं इससे पहले इस चीजों को बताता हूँ क्या चीजें हैं। वासुदेव ने देवभूति को मारकर कर्ण वंश की स्थापना की थी। ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट है, इन चीजों को नोट करिएगा। इन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित की। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कर्ण वंश की राजधानी कहां थी? अगर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछ ले कि कर्ण वंश की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र। ठीक है। साम्राज्य विस्तार करने में असमर्थ रहे। ठीक है। साम्राज्य विस्तार मतलब कि एक तरीके से आप देखें तो मौर्य साम्राज्य के बाद कोई भी गुप्ता वंश, एक तरीके से मौर्य साम्राज्य और गुप्ता पीरियड के बीच का जो समय है, एक तरीके से वैक्यूम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। अराजकता का समय, अराजकता भी बोल सकते हैं, अराजकता नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि कोई केंद्रीकृत शक्ति नहीं थी, सेंट्रलाइज पावर नहीं थी जो पूरे भारत पर शासन करे या दूर दराज क्षेत्रों पर शासन कर सके। ठीक है। अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मन थे। ठीक है। पतन के दो कारण हैं, कमजोर उत्तराधिकारी और विदेशी आक्रमण। ठीक है। आइए चेदी वंश को पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है। इस वंश का संस्थापक महामेघवर्मन ने की थी। ठीक। क्वेश्चन पूछेगा चेदी वंश के संस्थापक कौन थे? इस वंश का महान शासक कौन था? खारवेल। वही खारवेल जिस पर एक तरीके से आप देखें तो पुष्यमित्र शुंग ने आक्रमण किया था। ठीक है। ये वही खारवेल है। हाथी गुफा अभिलेख इस वंश का महत्वपूर्ण स्रोत है। आप लोगों ने कई बार क्वेश्चन में देखा होगा, हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। उड़ीसा में खारवेल द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन पूछेगा कि चेदी वंश के जो राजा थे वो किसके अनुयायी थे? जैसे अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे, वैसे चेदी राजवंश के जो राजा थे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है। इन्होंने 2 आक्रमण किए। कहां कहां? एक तो उत्तर भारत में, एक है पांड्य देश दक्षिण भारत के साइड। ठीक है। इनके शासन काल में 2 गुफा का निर्माण करवाया गया था। कौन कौन से? एक है हाथी गुफा और एक है रानी गुफा। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इन्होंने नहरों और बांधों के निर्माण करवाया था। नहरों का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन देखिए इससे कैसे पूछेगा। जैसे कि चेदी राजवंश में एक तरीके से आप देखें यूपीपीसी में क्वेश्चन पूछ सकता है। वैसे अभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये दे देगा कि हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इन्होंने नहरों बांधों का निर्माण करवाया था। क्या ये सही है? ये कथन सही है या गलत है? और उसमें कुछ क्वेश्चन दे देगा कि चेदी वंश की राजधानी कहाँ थी, इसके संस्थापक कौन थे। गलत भी दे सकता है कि जैसे इसके संस्थापक महामेघवर्मन न देकर
वासुदेव दे दे स्टेटमेंट में तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। अगर स्टेटमेंट ये दे देगा अभिनव हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार इन्होंने नहरों बांधों का निर्माण करवाया था, तो ये अभिलेख सही होगा। मतलब क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे लेंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम में क्वेश्चन नॉर्मल पूछेंगे। ठीक है, इन चीजों को आप रिवाइज करते रहिए और शॉर्ट नोट बनाते रहिए। ठीक है, कुछ दिन के लिए वीडियो नहीं आ पा रहे थे, मैं था नहीं। ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, अब से जो लेक्चर होंगे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, इस चीजों को नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।